जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक नरेश सिंह वर्मा के बड़े भाई का निधन हो गया। पूर्व विधायक के भाई व पूर्व जिला अध्यक्ष व पंचायत अध्यक्ष सपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह वर्मा पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर श्रद्धांजलि कायम की गई है। जी हां, आपको बता दें कि इसी बीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरह कश्मीर फाइल पर मूवी बन सकती है, उस प्रकार से लखीमपुर में भी जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। सपा प्रमुख ने महेंद्र सिंह वर्मा को वरिष्ठ समाजवादी चिंतक बताया और कहा कि उन्होंने लंबे समय से सभी के दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया। सीतापुर हो या आसपास का कोई भी व्यक्ति उनसे मिला तो अपना हो गया। उन्होंने लगातार संघर्ष किया। पूर्व सीएम ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई में वह सदैव आगे रहे। उन्होंने कभी भी सोचा था कि इतना जल्दी चले जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को दोपहर करीब 12:40 बजे सपा मुखिया अखिलेश यादव सड़क मार्ग से पोखरकला तक पहुंचे। सबसे पहले वह स्वयं महेंद्र वर्मा के आवास पर पहुंचे, जहां परिजनों के बीच पहुंचकर सपा नेता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद नई सरकार को लेकर बीजेपी दफ्तर में मंथन शुरू हो गया। दिल्ली में हो रही इस बैठक में अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस बैठक के मायने इसलिए ज्यादा बढ़ गए क्योंकि यूपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण नहीं किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर की गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई सदस्यों ने मुद्दा उठाया कि सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक किसका है, रेलवे के पटरी किसको और रेलवे के स्टेशन किसके, रेलवे के तार किसके, रेलवे के इंजन किसके, रेलवे के ट्रेन के कोच किसके, रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम किसका है, रेलवे का यहाँ कहां से प्राइवेटाइजेशन की बात उठती है। यह कदम एक स्पष्ट कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कई नए राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है। CM ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि CM बनर्जी ने कहा है कि उनके पास कुल विधायकों का आधा भी नहीं है। देश भर में विपक्षी दलों के एक साथ ज्यादा विधायक है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे समर्थन के बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको यह नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के रिन्यू करने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। अगर इस तारीख तक किसानों ने अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू नहीं कराया तो उसके बाद उन्हें लंबित ऋण की राशि पर ब्याज चुकाना होगा। अब इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने CM शिवराज को पत्र लिखा है। दरअसल कमलनाथ ने जिला सहकारी समितियों के माध्यम से किसान के क्रेडिट कार्डों के नवीनीकरण और ऋण अदायगी की तारीख को पिछले साल के अनुसार बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कथित अपमान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग के कारण बुधवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर उसे दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बहरहाल सिन्हा ने काले अध्याय को भूलने और आगे बढ़ने की अपील की है। विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को सदन में उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ देर रात चली बैठक के बाद बुधवार को वह उपस्थित हुए। इस बैठक को सुलह कराने के लिए कोशिश के तौर पर देखा गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्ष से नाराज दिखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को यह अधिकार भी देने जा रही है कि वे अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर सके। डिप्टी CM आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बोल रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त से 5 सितंबर तक खरीफ फसलों की तथा 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रबी फसलों के सामान्य गिरदावरी करवाई जाती है।
कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से हिजाब विवाद को लेकर आए फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक के भटकल से बुधवार को मुस्लिम समुदाय ने अपनी दुकानों को बंद कर रखा था। शहर में दिन भर अधिकांश दुकानें का शटर गिरा रहा। भटकल से उडुपी से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर है। क्षेत्र के एक चर्चित डॉक्टर हनीफ सोबाब ने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वेच्छा से एक दिन के लिए दुकान बंद कर रखी है। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह इस्लाम में जरूरी धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन इसे लेकर चर्चाएं कम नहीं हुई। सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे का असर 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को मानना है कि हिजाब मामले का बहुत कम या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को हुई वोटों की गिनती के एक दिन पहले मतगणना में केंद्र में प्रवेश करने से पहले सरकारी वाहनों की जांच के लिए पुलिस केस का सामना कर रहे। यूपी विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी के एक काउंटिंग सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की चोरी का आरोप लगाया था। यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के वोट की गिनती शुरू करने के पहले ईवीएम की पूरे समय चौकसी करने को कहा था। इसी रात और अगले दिन बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 75 जिलों के काउंटिंग सेंटर पर एकत्र हुए थे। कई संस्थानों में ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिनमें काउंटिंग सेंटर से प्रवेश से पहले इन कार्यकर्ताओं को सरकार वाहनों की जांच करते देखा गया था। बस्ती में पार्टी के एक शीर्ष नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा सपा कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को G23 नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद भी G23 समूह के नेता बार बार बैठक कर रहे हैं। उनका मकसद पार्टी को तोड़ने लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कांग्रेस में कोई भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को कमजोर नहीं कर सकता। पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने G23 समूह के नेताओं पर ऐसे वक्त निशाना साधा जब इस समूह के नेता बुधवार शाम बैठक कर आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। खड़गे ने कहा कि उन्हें 100 बैठकें करने दीजिए, कोई सोनिया गांधी को कोई कमजोर नहीं कर सकता। देश दुनिया में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के 21वें दिन दोनों ओर से भारी गोलीबारी होती रही है। इसके अलावा पंजाब के नए निजाम भगवंत मान ने सूबे की कमान संभाल ली है। ऐसे ही देश दुनिया, राजनीतिक, खेल और सिनेमा जगत से बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया के तमाम हिस्सों में दम तोड़ रहा है। इसमें भारत भी शामिल है, लेकिन इस राहत के बीच कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट फिर से दस्तक दे रहा है। चीन में इस सब वेरिएंट BA.2 ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ मंगलवार को 24 घंटे में 5280 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 3507 घरेलू केस हैं। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल कीमतों से आम आदमी तंग आ चुका है। ज्यादातर लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। जी हां, आपको बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से सरकार यहां पे परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अब पेट्रोल से भी सस्ते दाम में इलेक्ट्रॉनिक वाहन मिलेंगे। उन्होंने कार निर्माता कंपनियों से बात की है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर सब्सिडी की घोषणा भी कर दी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर छूट का ऐलान करने वाली है। 2018 की विधानसभा चुनाव में बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने की वजह से गिर गई थी। बीजेपी ने 2 साल पहले ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार गिराई थी। सरकार गिरने के 2 साल बाद ऑपरेशन लोटस एक बार फिर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा में है। दरअसल 20 मार्च को कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2 साल पहले हुए ऑपरेशन लोटस का विरोध जताएगी, क्योंकि इसी के चलते कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस का कहना है कि वह 20 मार्च को मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी और बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का विरोध करेगी। इसके लिए कांग्रेस सभी जिलों में तिरंगा यात्रा भी निकालती हुई और बीजेपी द्वारा कमलनाथ सरकार गिराने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। एक और भाजपा नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि 304 सीट पर जीतने वाली सपा पीछे हो गई है और 99 सीट पर जीतने वाली भाजपा आगे हो गई है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव में सपा को पोस्टल बैलेट से मिली जीत का मुद्दा उठाया था। अब चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा और सपा की नहीं है,
बात है लोकतंत्र की। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें बैलेट पेपर वोटिंग में सपा 304 सीट पर जीती जबकि भाजपा मात्र 99 पर, लेकिन ईवीएम की गिनती ने भाजपा कैसे जीती ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।